स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यायपालिका। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चाहे आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, नेट हो, जीआरएफ हो, हर क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं न्यायपालिका से। पीजीटी टीजीटी में तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं। नेट जीआरएफ में 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो न्यायपालिका से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। ठीक है ना, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग करिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन इसमें 25 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन 5 नंबर का है। और आप लोगों को अगर ये क्विज चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्विज है आपको मैं दे दूंगा, कोई कॉस्ट नहीं है इसका। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य है, ठीक है ना, जो कार्य है उसको किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्वयं सर्वोच्च न्यायालय या संसद द्वारा बनाए गए कानून। तो इसको जो है सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा कानून बनाकर इसके अधिकार क्षेत्र को 1 मिनट रुकिएगा जरा, क्या फ्रीज हो गया है ये। ओके ठीक है, अब समझ में आया क्यों फ्रीज हो गया था, है ना। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। संसद क्या कर सकती है कि कोई कानून बनाकर इसके अधिकार क्षेत्र को, इसके कार्यों में इजाफा कर सकती है। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि एक यही एकमात्र तरीका है कि अगर संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ानी है ना, या इसको और कुछ दायित्व देना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप संसद में कोई कानून लेके आएँ और उससे इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना के बारे में वर्णन मिलता है ना। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें इसकी स्थापना के बारे में वर्णन मिलता है। ज़रा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन है ना। तो ये आर्टिकल 124 है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, और उसमें उसकी संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायाधिकरण कौन है। न्यायाधिकरण इट्स मीन कि सबसे न्याय प्रदान करने वाला अधिकरण, न्याय करने वाला अधिकरण, है ना, न्याय करने वाली संस्था। तो सत्र न्यायालय, मार्शल कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो सबसे बड़ा जो है उच्चतम न्यायालय है, जो अंतिम न्यायाधिकरण है। इसके बाद कोई न्यायालय रहता नहीं है, सबसे सर्वोच्च यही है। और ये सत्र न्यायालय आपका जिला लेवल पे होता है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। और उच्चतम न्यायालय ये सबसे ऊपर है, आपका राज्य न्यायालय और आपका सत्र न्यायालय सबसे ऊपर है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधे ही पूछ लेगा ऐसे ही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो ये कहने का मतलब है कि आप तदर्थ न्याय, मतलब कि जब आपके पास न्यायाधीशों की कमी हो तो आप न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लीजिए, है ना। तो और उस रिक्ति को पूर्ति कर लीजिए उस समय के लिए, या आपके पास काम और ज़्यादा लोड हो जाता है तो भी आप ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करके कर सकते हैं। तो आर्टिकल 127 के अंतर्गत इसका वर्णन है।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलेजियम शब्द का संबंध किस से है? ठीक है, केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। तो इसका संबंध जो है आपका उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। तो एक प्रणाली होती है कॉलेजियम, जिसके तहत क्या किया जाता है कि ये अपने में से पदोन्नति वगैरह देते हैं आपस में ही, है ना। तो ये उससे संबंधित है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में होता है ये। ठीक है, काफ़ी विवादों में रहा है ये शब्द, तो आप ये शब्द याद रखिएगा। ठीक है ना, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो संख्या है ये 34 है। ठीक है, क्या है? 34 है। 34 न्यायालय हैं, जिसमें से 33 न्यायाधीश हैं और एक आपका मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की आयु सीमा क्या है ना? तो ये है 65 ईयर्स, है ना। 65 साल की उम्र पे ये क्या होते हैं, ये रिटायर हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है क्या? हाँ, 2 बार आ गया। ठीक है, नहीं ये उच्च न्यायालय है, सॉरी, ध्यान रखिएगा। एक शब्द से अर्थ का अर्थ होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु सीमा क्या है? तो यह है 62 ईयर्स, है ना। 3 साल का फ़र्क है ना। तो अगला है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलवाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का रक्षक है? तो ये संसद नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का रक्षक है। ठीक है ना, संविधान की व्याख्या करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है। ठीक है, और इसी ने ही आपका मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत, और उसमें कहा था कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मूल ढांचा क्या है? अर्थात जो इसकी भावना है। कहने का मतलब है कि एक गणतांत्रिक राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, समानता, न्याय, ये सब जो है आपके मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी जाओ आप। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या? चलो ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक। तो ये है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का रक्षक है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की नई बेंच दिल्ली में है, पर यह कहीं पे भी रखी जा सकती है या ले जाई जा सकती है। यह सीट दिल्ली से कहीं और रखी जाए, इसका निर्णय कौन करेगा? तो ये मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति से एक बार इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे, और स्वीकृति लेने के बाद ये कहीं पे भी अपनी बेंच दिल्ली में या दिल्ली से बाहर या कहीं भी ले जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट है ना। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक बेंच कहाँ पे है? वहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार में भी है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको बहुत जगह उदाहरण मिलेंगे कि जहाँ पे कई सारी बेंच है। जैसे आपका मध्य प्रदेश है, वहाँ पे उसका हाई कोर्ट शायद भोपाल में है, लेकिन ग्वालियर में, और एक शायद जबलपुर में भी उसकी बेंच है ना। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को भी चेंज कर सकते हैं, दिल्ली से कहीं और भी ले जा सकते हैं, या वहाँ पे एक नई बेंच, है ना, संबंधित बेंच भी लगा सकते हैं। लेकिन वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही होगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद या प्रधानमंत्री, है ना। तो अगर सदस्यों की संख्या बढ़ानी है ना,
तो इसके लिए संसद के पास ये पावर है, वो क्या करेगी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, घटा सकती है ना। अच्छा, दूसरा है कि पैसा भी तो संसद को ही देना होता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपनी तरफ से देगा, है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो जो पैसा दे रहा है ना, तो उससे भी तो एक बार परमिशन लेना आवश्यक है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, पूर्व उदाहरण तथा अभिसमय, है ना। तो कौन सा इसके अंतर्गत है, आपको ये बताना है। तो विधि का शासन जो है ना, ये विधि का शासन भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? निम्नलिखित में से कौन, विधि मतलब कानून के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है ना। तो कभी कभी शब्द को बदल के देखा कीजिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में विधि के प्रश्न पर, तो विधि तो बहुत सारी विधियाँ होती हैं, लेकिन जैसे आप करो निम्नलिखित में से कौन कानून के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, तो ये मिस्टर राष्ट्रपति हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, और या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, है ना। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केंद्र और राज्यों के बीच में जब झगड़ा होगा तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या करेगा, उसका निर्णय करेगा, उस विवादों को सुलझाएगा, ठीक है। अपीलीय ये अप्रिय नहीं है, अपीलीय है। अपीलीय क्षेत्राधिकार तब होता है जब कोई सुप्रीम कोर्ट से के फैसले से खुश ना होकर, हाई कोर्ट के फैसले से, है ना, उच्च न्यायालय के फैसले से कोई खुश नहीं है, उसके निर्णय से खुश नहीं है, मतलब उसको संतुष्टि नहीं है, तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है ना। उसको कहेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के विवादों को सुलझाने के लिए संसद के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो किस वाद ने कहा था? केशवानंद भारती, 1973 के अंतर्गत ये वाद था, है ना। तो इसमें ही इन्होंने कहा था कि भाई जो संसद है वो उसको अधिकार है संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का, लेकिन मूलभूत ढांचा जो है ना उसमें नहीं कर सकती, ठीक है। मूलभूत ढांचा में आपका क्या होता है कि जी हमारे देश का जो गणतंत्र है, प्रजातंत्रात्मक ढांचा है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, मौलिक अधिकार है, और आपका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं मूल ढांचे के अंतर्गत, इसको नहीं समाप्त किया जा सकता। निम्न में से किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना। तो आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, बार बार कई बार रिपीट होता रहता है ये, ठीक है। मैंने आपको बता दिया केशवानंद भारती वाद में क्या हुआ था। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करता है कौन? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, है ना। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर है 1 और 2, है ना। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश का पुनरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 137 के तहत संविधान भारतीय न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने पहले के जो निर्णय दिए गए हैं, ठीक है ना, उनका दोबारा से उनकी जांच कर सकता है इस आर्टिकल के तहत। अगर पूर्व में कोई निर्णय दिया गया है तो उसकी जांच की जा सकती, जैसा कि पहले हुआ भी था। केशवानंद भारती से पहले था कि उन्होंने कहा था कि भाई संसद की शक्ति असीमित है और वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती के अंतर्गत उन्होंने कहा कि भाई कि इसकी शक्ति जो है क्या बोलते हैं पुनरावलोकन के दायरे में भी है ना, जांच की जा सकती है। और दूसरा ये है कि क्या बोलते हैं आपका एक मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया कि मूलभूत ढांचे में को आप नहीं चेंज कर सकते, किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, है ना।
तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, केशवानंद भारती वाला था और आपका ये कब कहा गया था कि भाई न्यायपालिका की जो जांच की शक्ति है, नहीं आपका संसद की शक्ति असीम है, वो इससे पहले वाले वाद में कहा गया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, है ना। तो ये पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है आपका, एक तो भारत में है और दूसरा अमेरिका में है, ठीक है ना। अमेरिका और भारत, यहाँ पे है जो है न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा विधायक के कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों को ग्रहण करना, गठन नहीं ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नहीं सॉरी, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। क्या होता है कि कार्यपालिका जो होती है, जब कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो जनहित में करने होते हैं, लेकिन जब कार्यपालिका उन कार्यों को नहीं कर पाती है ना, तो न्यायपालिका फिर हस्तक्षेप करती है और उन कार्यों को करने के लिए कहती है, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यायिक सक्रियता, कि मतलब आप न्याय के लिए, न्यायालय सक्रिय हो गया, ठीक है ना, एक न्यायिक संस्था सक्रिय हो गई। कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि सरकार जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं करवा पा रही थी, है ना। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ था, और जिनके पास सिलेंडर था भी वो मनमाने दाम पर उसको बेच रहे थे। 50-50 लाख रुपए में भी एक सिलेंडर बिक रहा था, इतनी ज़्यादा वो हो गया था। तो ऐसे में न्यायपालिका सामने आई और फिर उसने आदेश जारी किया कि भाई ये तुम्हारा काम है और फटाफट करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को लाख रुपए में मिल रहा है और कोई बेचारा ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर रहा है, नहीं। तो ये क्या है कि न्यायालय ने खुद संज्ञान लेते हुए सक्रियता दिखा दी। तो इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता। भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में उच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है ना। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा। सत्र न्यायालय का पूछेगा, जिला न्यायालय का, तो वो राज्यपाल करेगा। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? JY चंद्रचूड़। ये जो हैं ये आपके पूर्व हैं, है ना। और अभी जो हैं वो मिस्टर संजीव खन्ना है, जगदीश भगवती ये तो ऐसी नाम है, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी में। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया था? तो ये 2009 के अंतर्गत ऐसा हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक वगैरह हो तो पता चल जाएगा। कोई मिस्टेक है नहीं, और यहाँ पे नेट भी नहीं है। हो जाता है कई बार, इस तरह की दिक्कत हो जाती है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस गलत हो जाते हैं या ऑप्शंस गलत टाइप हो जाते हैं, तो उस वजह से दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभी लगता नहीं कि हम उसको जांच पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, पसंद आया हो, तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।